धूप क्या जाने हमारी देह का तपना, तुम्हारी धूप क्या जाने हमारी देह का तपना। कानपुर के कवि विनोद श्रीवास्तव जी का ये गीत बेहद मशहूर है। इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मुझे भी ये गीत बहुत पसंद आया है। क्यों ये गीत मुझे पसंद है, इस गीत का ऐसा क्या अर्थ है, वो हम आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। इस गीत का जो पहला बंद है वो बड़ा ही मार्मिक है और समाज की विसंगति और समाज का वास्तविक चित्रण करने में समर्थ है। कवि का जो कविता का पहला बंद है उसमें गांव के बहाने से कवि ने बड़ी बात कहने की कोशिश की है। पहला बंद भी सुन लीजिए। बहुत गहरे नहीं संबंध होते रंक राजा के, बहुत गहरे नहीं संबंध होते रंक राजा के, न रौंदे गाँव की मिट्टी किसी के बूट आ जाके, हमारे गाँव का सपना, हमारे गाँव का सपना, तुम्हारा भूप क्या जाने हमारी देह का तपना, तुम्हारी धूप क्या जाने हमारे गाँव का सपना, तुम्हारा भूप क्या जाने हमारी देह का तपना। जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ये लोकोक्ति तो आपने सुनी ही होगी। कविवर विनोद श्रीवास्तव जी ने अपने अंदाज में यही बात दोहराई है। हमारे कष्ट व पीड़ा का एहसास तुम्हें कैसे होगा, क्योंकि तुम मेरे जैसी पीड़ा या कष्ट कभी सहा ही नहीं। दूसरी बात ये भी है कि तुम इतने संवेदनशील नहीं हो कि तुम्हें दूसरों के कष्ट व पीड़ा का सहज स्वाभाविक ज्ञान हो। तुम कोई कवि भी नहीं हो जो दूसरों की पीड़ा संवेदना की अनुभूति करने में सक्षम रहो। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसलिए तुम्हें हमारे देह के तपने का भान कभी हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो अपने जीवन में केवल धूप से ही परिचित हो। धूप से शरीर को गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन देह के तपने का स्वाद नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि देह के तपने की अवस्था क्या है। जो कविवर कह रहे हैं कि हमारी देह का तपना तुम्हारी धूप क्या जाने, तो तुम में और हम में जो अंतर है कि तुम धूप से ही तुम्हारा संपर्क होता है, साबका होता है, और हमारी देह तपती है। तो वो दोनों का अंतर क्या है, किस ओर वो इशारा कर रहे हैं, इस बारे में अगर हम बात करें तो सवाल यह है कि देह के तपने की अवस्था क्या है और कवि ने धूप को मामूली क्यों माना है। दरअसल धूप शब्द सूरज की उपस्थिति की घोषणा मात्र है। इसके साथ विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इसकी तपिश का पता चलता है। जब विशेषण का प्रयोग हम धूप के साथ करते हैं तो पता चलता है कि धूप कैसी है। मसलन सुबह की धूप, शाम की धूप, दोपहर की धूप, कड़ी धूप,
जाड़े की नर्म धूप, गुनगुनी धूप। तो जब तक कड़ी धूप न कहा जाए तब तक धूप का मतलब सामान्य गर्मी या सूरज निकलने भर से है। यही वजह है कि आप जो धूप पर छाता लगा लेते हैं या घर के अंदर चले जाते हैं तो आप हमारी देह के तपने का ज्ञान या एहसास कभी कर ही नहीं सकते। देह तो धूप में तब तपती है जब सूरज आसमान में सिर पर चढ़ा हो और देह का तापमान बढ़ा देने वाली गर्मी उत्पन्न कर रहा हो। ऐसी कड़ी धूप में जब गर्मी को बर्दाश्त करते हुए काम करना पड़ता है तब देह तपने लगती है। यहाँ एक सवाल है कि कविता में क्या सूरज की गर्मी से तपने वाली देह की बात की जा रही है? मतलब हमारी देह का तपना तुम्हारी धूप क्या जाने। मतलब कविवर जो देह के तपने की बात कर रहे हैं, क्या वो सूरज की गर्मी और मजदूर और आराम से काम करने वाले लोगों की बात हो रही है? जी नहीं। कविता बहुत व्यापक अर्थों में है। इसके देह के तपने का प्रतीक और सूरज की धूप का प्रतीक दोनों ही बहुत ही व्यापक अर्थों में हैं। दरअसल धूप और तपती देह दोनों ही हमारे सांसारिक जीवन की समस्याओं और झंझावात के प्रतीक हैं। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति का कष्ट मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग कभी समझ नहीं सकते। इसी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कविता में कहा गया है कि आप और मुझ में बड़ा अंतर है। आपके और हमारे कष्ट व पीड़ा का स्तर अलग है। आपने वह कष्ट भोगा या जाना नहीं है, इसलिए हमारे जीवन की समस्या और कष्ट से आप वाकिफ़ नहीं हैं। एक तो आपने कष्ट नहीं भोगा, जैसा कष्ट मैंने भोगा वैसा कष्ट आपने कभी भोगा नहीं है। दूसरे, आप में मानवीय संवेदनशीलता की कमी है। संवेदना का स्तर निम्न होने की वजह से आप हमारी पीड़ा को कभी महसूस ही नहीं कर सकते। इसे ठीक वैसे ही आप समझ सकते हैं कि जब किसी के साथ अन्याय या शोषण होता है तो आप उस पीड़ा का साथी बनने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कारण का विश्लेषण करने लगते हैं। जैसे जब कोई लड़की यौन हिंसा का शिकार होती है तो आप उसके चरित्र की विवेचना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब ऑक्सीजन और उपचार के अभाव में लोग अस्पताल में दम तोड़ते हैं, उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता है, तो आप उनके दुख और पीड़ा को महसूस करने के बजाय कारण पर बहस शुरू कर देते हैं और उसके तमाम कारण बताते हैं। यही वजह है कि आप हमारी देह के तपने के अधिकतम कष्ट को भी महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप में संवेदनशीलता की कमी है। दुख केवल 2 तरीके से जाना जा सकता है। एक तो जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यदि कष्ट आपने भोगा है तो फिर आप कष्ट की पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं और उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दूसरा, आप में मानवीय संवेदनशीलता इस स्तर की हो, इतनी तीव्र हो संवेदनशीलता आपकी कि आप दूसरे के कष्ट को देखकर सुनकर भी महसूस कर सकें। यही वजह है कि आपने चूंकि कोई कष्ट भोगा नहीं है, आपका कोई प्रियजन अस्पताल में लापरवाही या उपचार के अभाव में नहीं मरा है, तो आप पीर पराई को नहीं समझ रहे हैं। और संवेदनशील ना होने की वजह से आप धूप वाली सामान्य अनुभूति करते हैं, इसलिए आप मेरी देह के तपने को महसूस नहीं कर सकते हैं, मेरे देह के तपने का सच नहीं जान सकते हैं। इसी बात को कविवर ने कहा है कि बहुत गहरे नहीं संबंध होते रंक राजा के, न रौंदे गांव की मिट्टी किसी के बूट आ जाके, हमारे गांव का सपना तुम्हारा भूप क्या जाने। कविता यहाँ और ज़्यादा विस्तार करती है। इसी बात को जो पहली पंक्ति में कविवर विनोद श्रीवास्तव जी ने कही, उसका विस्तार इस पहले बंद में है कि बहुत गहरे नहीं संबंध होते रंक राजा के, न रौंदे गांव की मिट्टी किसी के बूट आ जाके, हमारे गांव का सपना तुम्हारा भूप क्या जाने।
तुम्हारा भूप क्या जाने। शासक वर्ग या असंवेदनशील लोगों पर यह करारा प्रहार है। भूप अर्थात राजा, यानी हर वो शख्स जो आपके जीवन में किसी भी तरह आपको कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य कर सकता है, वही शासक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जो व्यक्ति या जो संस्था आपके जीवन में किसी भी तरह आपको कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य कर सकता है, वही शासक है, वही भूप है, वही राजा है। ये आपके गांव का लेखपाल भी हो सकता है, ये थाने का दरोगा भी हो सकता है, डीएम हो सकता है, पुलिस कप्तान हो सकता है, मंत्री हो सकता है, विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, यानी जो भी शक्ति संपन्न लोग हैं, किसी भी तरह से जिनके पास कोई शक्ति है, वो सारे लोग हो सकते हैं। इसका एक और अर्थ विस्तार करते हैं जो मुझे बेहद पसंद है, ये अर्थ विस्तार। तो मुझे लगता है कि भूप, वो हर कोई भूप है, वो राजा है जो असंवेदनशील है, जो असंवेदनशील प्राणी है। राजा की एक प्रकृति है कि वो असंवेदनशील होता है। तो जो असंवेदनशील प्राणी है, जो आपकी पीड़ा का साझेदार बनने के बजाय अपनी मनमानी कर रहा है, वो राजा है। कविवर विनोद श्रीवास्तव जी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि बहुत गहरे नहीं संबंध होते रंग राजा के। राजा के और गरीब के संबंध कभी गहरे नहीं होते, प्रगाढ़ नहीं होते, सहज नहीं होते, सरल नहीं होते, सामान्य संबंध भी नहीं होते हैं। राजा कभी भी गरीबों के साथ अपना कोई संबंध नहीं बना पाता है, उनकी बात नहीं समझ पाता, उनकी पीड़ा नहीं समझता, उनका दुख दर्द नहीं समझता और अपने तरीके से व्यवहार करता है। ठीक वैसे समझिए जैसे एक बार कहा गया कि रानी विक्टोरिया से जब कहा गया भारत में लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा, उन्हें खाने को रोटी नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि रोटी के लिए तरस रहे हैं तो उन्हें ब्रेड खाना चाहिए। ठीक, तो ये राजा के संबंध ऐसे होते हैं। वो राजा कभी भी लोगों के साथ, गरीब लोगों की बात को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को नहीं समझ पाता। तो नरौंद, अगली पंक्ति और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गहरे नहीं संबंध होते रंक राजा के, न रौंदे गांव की मिट्टी किसी के बूट आ जाके। हमारे गांव का सपना तुम्हारा भूप क्या जाने। कौन सा सपना है गांव का जिसको आपका राजा नहीं जानता। न रौंदे गांव की मिट्टी किसी के बूट आ जाके। गांव जो सरलता का, सहजता का प्रतीक है, जो गांव जो समाज है, गांव जो व्यक्ति है। अर्थ विस्तार है यहाँ भी। गांव केवल गांव नहीं है, गांव एक व्यक्ति है। गांव एक व्यक्ति भी हो सकता है, गांव समाज हो सकता है, गांव एक समुच्चय का प्रतीक भी है। तो वो जो गांव है, जो व्यक्ति है, उसकी केवल एक ही आकांक्षा है, एक ही सपना है जिसको राजा समझता नहीं है कि वो गांव या व्यक्ति ये चाहता है कि उसके गांव की मिट्टी को किसी के बूट आ जाकर के कुचले नहीं, रौंदे नहीं। मतलब जो हमारी अस्मिता है, जो व्यक्ति की अस्मिता है, जो गांव की, समाज की अस्मिता है, उसको कोई भी आतताई, अत्याचारी या बूट प्रतीक है शक्ति का, बूट प्रतीक है ताकत का, सत्ता का। वो राजा के सैनिक का बूट भी हो सकता है, पुलिस का बूट भी हो सकता है और किसी अत्याचारी का बूट भी हो सकता है। तो एक ही कामना है, एक ही सपना है कि किसी का भी बूट आ जा करके हमारे गांव की मिट्टी को रौंदे नहीं, मतलब हमारी अस्मिता को कुचले नहीं, हमारी अस्मिता को आहत ना करे। यही एक सपना है जो सपना राजा कभी समझ नहीं पाता है। और गांव के लोग या व्यक्ति यही चाहता है कि राजा उसके इस सपने को समझे, उसकी अस्मिता की रक्षा करे, लेकिन राजा इस अस्मिता की रक्षा करने में नाकाम रहता है। इसका कारण यह है कि राजा कभी गरीबों के साथ सहज संबंध नहीं रखता, उनके साथ प्रगाढ़ संबंध नहीं रहता है, और राजा इसलिए उनकी इस आकांक्षा को, इस सपने को समझ नहीं पाता है कि लोग चाहते क्या हैं। दरअसल लोग चाहते हैं कि उनकी अस्मिता को के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का मौका दिया जाए, उनको अपनी संपूर्ण अस्मिता के साथ जीने का अवसर मिले।
राजा का धर्म यही है कि वो लोगों की अस्मिता की रक्षा करे। इसलिए ये पहला बंद मुझे बहुत पसंद है। अगला बंद इस गीत का है, वो भी अच्छा है। मुझे तो पूरा गीत पसंद है, इसलिए मैं एक एक बंद की बात आपसे करूँगा। नशे में है बहुत ज़्यादा अमीरी आपकी कमसिन, झोपड़ी कुछ नहीं कहती उजाड़ी जा रही दिन दिन, हमारी भूख का उठना तुम्हारा सूप क्या जाने। नशे में है बहुत ज़्यादा अमीरी आपकी कमसिन, झोपड़ी कुछ नहीं कहती उजाड़ी जा रही दिन दिन, हमारी भूख का उठना तुम्हारा सूप क्या जाने। कमज़ोर और गरीब के जीवन की समस्याओं का इशारा गीत के इस हिस्से में किया गया है। शासक वर्ग या अत्याचारी पर व्यंग करते हुए कहा गया है कि आपकी अमीरी का नशा बहुत ज़्यादा है। अमीरी को भी कमसिन यानी बेहद कम उम्र वाली, कमसिन शब्द उर्दू का है और कमसिन का प्रयोग किया जाता है किशोरावस्था के लिए। मतलब आप बालिग नहीं हैं, आप मैच्योर नहीं हैं, उम्र कम है, आप बच्चे भी नहीं हैं, आप बड़े भी नहीं हैं, बीच की स्थिति है जिसमें कि किशोरावस्था में जो उच्छृंखलता होती है स्वभाव में, जो खिलंदड़ापन होता है, जो नासमझी भी होती है और कुछ बड़ी हरकतें भी होती हैं, तो उनकी ओर इशारा। कमसिन अमीरी, नशे में है बहुत ज़्यादा अमीरी आपकी कमसिन, झोपड़ी कुछ नहीं कहती उजाड़ी जा रही दिन दिन। मतलब कि कुर्सी पर बैठे ताकतवर की सत्ता यानी शक्ति बेहद कम उम्र वाली है, यानी उसे शक्ति जल्दी ही मिली है, लेकिन उसका नशा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। नौ धनाढ्य वर्ग के लिए कहा जाता है कि उनकी अमीरी का नशा बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना होता है। जो लोग पुश्तैनी अमीर होते हैं वो अपनी अमीरी का प्रदर्शन नहीं करते, वो गंभीर रहते हैं, उन्हें अपनी अमीरी का घमंड भी नहीं होता। लेकिन जो नौ धनाढ्य वर्ग है वो अमीरी का प्रदर्शन करता है, उस अमीरी का नशा उसके सिर चढ़कर बोलता है। इसलिए कवि ने ऐसे लोगों की अमीरी को कमसिन यानी बेहद कम उम्र वाली किशोरावस्था की बताया। कवि का कहना है कि जिस तरह नौ धनाढ्य वर्ग अपनी अमीरी का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्ता की कुर्सी पर बैठे नए सत्ताधीश अपनी कमसिन सत्ता के नशे में चूर होकर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। गरीब व कमज़ोर वर्ग के लोग सत्ताधीश के अत्याचार का विरोध नहीं कर पाते हैं, वो उजाड़े जाते हैं। झोपड़ी कुछ नहीं कहती उजाड़ी जा रही दिन दिन, वो रोज़ उजाड़ी जाती है लेकिन फिर भी विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वो कमज़ोर है, निर्बल है। और सत्ताधीश जो है वो नई नई सत्ता मिली है, उसे नई नई शक्ति मिली है, नई नई ताकत मिली है, उसकी अमीरी जो है कमसिन अमीरी है, इसलिए वो सत्ता के नशे में, अमीरी के नशे में बौराया हुआ है। तो वो लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को उजाड़ता रहता है, इसके बावजूद निर्बल लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। हमारी भूख का उठना तुम्हारा सूप क्या जाने। जो लोग हमारे ग्रामीण जीवन से परिचित हैं उन्हें मालूम है कि गाँव में भोजन तैयार करने से पहले अनाज, विशेषकर चावल को सूप में रखकर साफ़ किया जाता था, सूप से पछोरा जाता था, सूप से चावल साफ़ किया जाता था। उसमें जो कीड़े आ जाते थे, या जो उसमें धान की भूसी होती थी, उसको सूप से पछोर कर साफ़ किया जाता था। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं सुबह शाम सूप से अनाज निकाल कर, अपने भंडार गृह से सूप से अनाज निकालती थी, चावल निकालती थी, उसको साफ़ करती थी और उसके बाद उसे तैयार किया जाता था, भोजन तैयार किया जाता था। अब अगर गांव की वो महिला जिसने भंडार गृह से अनाज निकाला, चावल निकाला, सूप में साफ़ किया और उससे भोजन तैयार किया गया, अगर उसने सही आकलन नहीं किया घर के सदस्यों की भूख का कि कौन कितना खाएगा, तो अगर अनाज कम निकाला तो लोग भूखे रह जाएंगे। इसलिए उसके सूप को ये जानना जरूरी है कि कितना लोगों की ज़रूरत है, कितना भूख लोगों की है, और उसी के अनुसार सूप में अनाज लिया जाएगा। मतलब सूप एक मानक है, एक पैमाना है जिसके आधार पर
लोगों की भूख को संतृप्त किया जाएगा। अगर पैमाना छोटा है, सूप छोटा है, तो फिर लोग भूखे रह जाएंगे। गांव में एक चलन ये भी रहा है कि मजदूरों को या अन्य लोगों को भी अनाज सूप में रखकर ही दिया जाता था। एक सूप ही पैमाना था, सूप मानक था, तो एक सूप अनाज, दो सूप अनाज, तीन सूप अनाज, इस तरीके से किसी को दिया जाता था। जैसे कभी कोई मान लीजिए उधार लेने भी आया तो उसे एक सूप भर अनाज दे दिया, अगली बार उसने वही सूप भर अनाज वापस कर दिया। तो सूप हमारे यहाँ मानक है, पैमाना है। कवि उसी की ओर इशारा कर रहा है कि हमारी भूख का उठना तुम्हारा सूप क्या जाने। राजा का जो मानक है, राजा का जो पैमाना है, राजा का क्या जो ज्ञान है हमारी भूख के बारे में, वो बहुत सीमित है, बड़ा सतही है, बहुत ऐसा ज्ञान है जो वो भूख को आकलन नहीं कर पाता है, हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाता है। इसलिए वो हमें संतृप्त करने के लिए कोई काम नहीं कर पाता, वो ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता है जो हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करें। मतलब अगर बेरोजगार युवक टहल रहे हैं तो आप उनके लिए रोजगार के बारे में आकलन नहीं कर पाते हैं। आपका सूप छोटा है, लोग ज़्यादा भूखे हैं और आपका सूप छोटा है, आप उनके लिए कम रोजगार तैयार कर रहे हैं। आप रोगियों को उपचार नहीं दे सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ने का स्कूल नहीं दे सकते हैं, आप लोगों को घर नहीं दे सकते हैं। मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आपका सूप छोटा है, मतलब आपका मानक छोटा है। और राजा का ये जो मानक है, इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो जो मानक है, वो सूप है आपका, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमारी भूख कैसी है। जैसे किसी गुंडे से, किसी असामाजिक तत्व से लोगों को सताया जा रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको बचाना राजा का काम है। और अगर राजा वो समझ नहीं पाता है तो फिर आदमी की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो वहाँ भी सूप है, वो संसाधन है, राजा का मानक है। राजा का मानक ये समझ ही नहीं पा रहा है कि लोगों को सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है, लोगों को किससे सुरक्षा चाहिए। तो राजा नया नया है, बौराया है, वो दुख दर्द समझ नहीं रहा है। इसी बात को अगले और अंतिम बंद में उन्होंने और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे दर्द गूंगे हैं, तुम्हारे कान बहरे हैं, तुम्हारा हास्य सतही है, हमारे घाव गहरे हैं, हमारी प्यास का बढ़ना तुम्हारा कूप क्या जाने। कविवर विनोद श्रीवास्तव की यही एक कविता मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बिल्कुल फ़ैन हो गया उनका कि पूरी एक कविता में उन्होंने हमारे भारतीय समाज और जो विसंगति है, विषमता है समाज की, उस सबको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रेखांकित किया है। कविता के इस तीसरे और अंतिम भाग में वो राजा की प्रबंधन क्षमता, असंवेदनशीलता पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं। कूप माने कुआं, जिससे पानी निकाल करके पिया जाता है। कूप यानी वो संसाधन जिनसे हमारी प्यास बुझती है, वो राजा के नियंत्रण में है। राजा का कूप हमारी प्यास बुझाने में विफल है। अब राजा क्योंकि असंवेदनशील प्राणी है, पहले ही कवि ने बता दिया है कि राजा असंवेदनशील प्राणी है, उसके गरीबों से, सामान्य लोगों से सहज संबंध नहीं है, प्रगाढ़ संबंध नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, उनके दुख दर्द को नहीं जानता है, वो उनके दुख दर्द को नहीं जानता है, वो धूप से ही परिचित है, वो देह के तपने से परिचित नहीं है। इसलिए राजा बिल्कुल नहीं जानता है कि लोगों के दर्द कैसे हैं। दूसरी व्यवस्था क्या है कि समाज में जो प्रजा है, जो लोग हैं, उनके दर्द गूंगे हैं, वो अपनी बात कह भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, इतना साहस नहीं है उनमें कि राजा से कह सकें कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमारी ये ज़रूरतें हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें उपचार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, ये वो कह भी नहीं पा रहे हैं। हमारे दर्द गूंगे हैं, तुम्हारे कान बहरे हैं। राजा का कान बह रहा है, राजा कान से बह रहा है, वो सुन भी नहीं पाता है। हम बोल नहीं पाते हैं, वो सुन नहीं पाता है। तुम्हारा हास्य सतही है। और इसके बाद राजा इस तरीके के हास्य करता है, इस तरीके के मजाक करता है जो बेहद सतही मजाक है, जो मतलब जिसको कहा जाए कि बहुत छिछोरा सा हल्का मजाक कर रहा है। मजाक भी, उसका हास्य भी अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ विसंगत यह है कि हमारे घाव बहुत गहरे हैं। हमारे घाव गहरे हैं
इतना गहरे हैं, हमें इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि तुम्हारा जो हास्य है वो हमारे दर्द को कम नहीं कर पा रहा है, हमारे दर्द को और बढ़ा देता है। हमारे दर्द को कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दर्द हमें बहुत ज़्यादा है। और आप जो मजाक, जो चुटकुला सुना रहे हैं, जो हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत सतही मनोरंजन है, बहुत सतही बातें कर रहे हैं। आप हमारे दुख दर्द को हरने का जो उपाय कर रहे हैं वो बहुत सतही है। मतलब जैसे मुझे प्यास लगी है 1 लोटा पानी की और आप मुझे एक चुल्लू भर पानी ला कर दे रहे हैं, तो ये है कि आप हमें हुआ है कैंसर और आप हमें पैरासीटामॉल पकड़ा रहे हैं कि बुखार की दवा खाओ ठीक हो जाओगे और बुखार तुम्हारा पहले कंट्रोल हो जाए। तो कैंसर का इलाज आप कर नहीं रहे हो, हमें बुखार की दवा खिला रहे हो। तो हमारे दर्द गहरे हैं, हमारा कष्ट ज़्यादा है। हम बेरोजगार हैं, हमें रोज़गार चाहिए। हम विपन्नता की ओर जा रहे हैं, हमारी आर्थिक समस्याएं बढ़ी हुई हैं, हम संकट में हैं और आप हमें छोटे छोटे से झुनझुने पकड़ा रहे हो। तो तुम्हारा हास्य सतही है, हमारे घाव गहरे हैं। हमारी प्यास का बढ़ना तुम्हारा कूप क्या जाने। हमारी प्यास का बढ़ना, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन तुम्हारा जो कूप है, तुम्हारा जो संसाधन है, तुम्हारा जो संतृप्त करने का तरीका है, जहाँ से प्यास बुझेगी, वो इस बात को समझ ही नहीं पाता। तुम्हारी योजनाएं हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी इच्छा को, हमारे आवश्यकताओं को समझ नहीं पाती हैं, समझने में नाकाम है। तुम्हारे कूप में हमारे लिए पानी ही नहीं है। अगर पानी है तो उसका प्रबंधन ठीक नहीं है, उस प्रबंधन से हमारी प्यास नहीं बुझ पा रही है। तो तुम्हारा कूप, तुम्हारा संसाधन हमारी आवश्यकता, हमारी परेशानी को समझ नहीं पा रहा है। इस दुर्भाग्य के साथ जीवन जीना ही हमारी मजबूरी है। कविवर विनोद श्रीवास्तव जी को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम इस अच्छी कविता के लिए। और आप लोग भी इसको सुनिए, उनकी आवाज़ में इस कविता को सुनने का आनंद ही और ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत अच्छे तरीके से वो इसको गाते हैं। सुनने का अवसर मिले तो ज़रूर सुनिएगा। कविवर विनोद श्रीवास्तव को मेरी ओर से एक बार फिर से बहुत प्रणाम। धन्यवाद।